अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.52 मिलियन किलोमीटर। इसी तरीके से अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस होता है 3,84,400 किलोमीटर। इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, और ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया था 2000 ईयर्स अगो। 2000 साल पहले ही हमें इनका डिस्टेंस पता चल गया था। बट उस टाइम पर कोई स्पेसशिप नहीं बना था, कोई टेलीस्कोप नहीं बना था, ना कोई चांद पर गया था, ना कोई सन के आसपास गया था। तब उस समय पर इतना ये डिस्टेंस मेजर कर पाना कैसे पॉसिबल हुआ? इन डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उस टाइम के मैथमेटिशियंस ने एक मेथड डिराइव किया। उन्होंने सन, अर्थ और मून के बीच एक ट्रायंगल फॉर्म किया, उसके एंगल्स को कैलकुलेट किया और एंगल्स की हेल्प से इस ट्रायंगल की साइड्स को मेजर कर लिया। और ये साइड्स सिर्फ नॉर्मल साइड्स ना रहकर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस थी या मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस थी। अब ऐसा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें एक मैथ्स की नई ब्रांच को डेवलप करना पड़ा जो सिर्फ किसी ट्रायंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स से डील करती थी। एक ऐसी ब्रांच जो किसी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड से डील करती है उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रायगोन और मेट्री, जिनका मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायगोन का मतलब होता है 3 एंगल्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि किसी ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज और कहां पर होता है? ओशियंस में आने वाली हाई टाइड्स की हाइट को मेजर करने के लिए होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स की डिजाइनिंग के लिए होता है, म्यूजिकल टोन्स की एनालिसिस के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, और साथ ही साथ अर्थक्वेक में एपिसेंटर की लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है एंगल्स। इसमें हम एंगल्स को मेजर करना सीखेंगे, किस तरीके से या किन यूनिट्स में हम एंगल्स को मेजर करते हैं। एंगल्स पता करने के बाद हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे किस किस तरीके के होते हैं, उनके साथ कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद हम सिंगल एंगल के बाद हम डबल एंगल्स पे आ जाएंगे, यानी कि 2 एंगल्स के सम एंड डिफरेंस पर बेस्ड हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस को जानने के बाद उनका यूज हम इक्वेशंस में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। ये सभी कुछ पढ़ने के बाद हम मिसलेनियस एग्जांपल्स यानी कि मिक्स्ड एग्जांपल्स को करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हम यहां पर लास्ट में एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एंगल्स। सपोज दिस इज अ रे, ओके, ये एक रे है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, और ये इसकी एक फिक्स पोजीशन है यानी कि इनिशियल पोजीशन है। अब क्या करता हूं, मैं इस रे को थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश करता हूं। रोटेशन के लिए मैं एक दूसरा पेन लेता हूं और मैं ये शो कर रहा हूं कि ये रे अपनी पोजीशन से थोड़ा सा रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने रख दिया। अब ये रोटेशन हुआ तो इस रोटेशन को ही हम एंगल कहते हैं। जो भी ये रोटेशन होता है, एक रे अपनी पोजीशन से रोटेट होती है, उसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है। ये पोजीशन जो रे की फिक्स पोजीशन है यानी कि इनिशियल पोजीशन है, इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। और रे रोटेशन के बाद जिस भी पोजीशन में पहुंचती है, जहां भी पहुंचती है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। और रे के इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स। एंगल किसी भी तरीके का हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसका कोई भी मेजर हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, ठीक है, इस तरफ को भी हो सकता है। अगर कोई एंगल ऊपर की तरफ हम रोटेट करते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में। इस तरीके से अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इस तरीके से अगर रोटेट हो रही है और हमारा एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में बनता है, इस तरीके से रोटेट करने पर बनता है, तो उसको वो एंगल जो हमारा बन रहा है इसको हम कहते हैं नेगेटिव एंगल। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी एंगल की डेफिनेशन बता देता हूं। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। यानी कि एंगल क्या है? एंगल है मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। किसी गिवन रे का रोटेशन का मेजर है अपने इनिशियल पॉइंट से, ठीक है।
ओरिजिनल रे कौन सी हो गई, इनिशियल साइड ऑफ एंगल, यानी कि अगर इसमें हम देख रहे हैं तो ओरिजिनल रे ये हो गई और ये इसकी इनिशियल साइड कहलाती है। फाइनल पोजीशन ऑफ रे आफ्टर रोटेशन, रोटेशन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, फाइनल पोजीशन रे की ये बन गई जिसको हम कहेंगे टर्मिनल साइड। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो गया, वर्टेक्स, यानी कि जहां पर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, जहां पर ये रोटेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे वर्टेक्स। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है इसलिए इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है इसलिए इसको हम कहेंगे नेगेटिव एंगल। और इसको हम इस तरीके से एरो से ये हमें पता चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है। इस सब को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जो भी अमाउंट ऑफ रोटेशन हो रहा है इन दोनों ही केसेस में इसको हम कहेंगे मेजर ऑफ एंगल, यानी कि एंगल का जो भी मेजरमेंट होगा वो इनका रोटेशन का मेजरमेंट होगा। एंगल्स को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं जिनमें सबसे पहला है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन आप जानते हैं ये एक कॉमन टर्म है। कैसे कॉमन है कि ये अगर सन है ये यहां पर, और अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये एक रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसको इस तरीके से मैं बता सकता हूं कि अगर मैं कोई रे लेता हूं ओ ए और उसको रोटेट करना स्टार्ट करता हूं, यानी कि वो रोटेशन स्टार्ट करती है और वो घूमकर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाती है, तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि उसने एक पूरा राउंड अपना एक चक्कर लगा लिया। रेवोल्यूशन का यूज कहाँ होता है, जैसे कोई कार है उसके टायर्स होते हैं, कार स्पीड से चलती है बहुत, तो टायर्स जो है वो बहुत तेजी से उनका रेवोल्यूशन होता है, रोटेशन होता है, और हम मेजर करते हैं कि कार की टायर्स की जो रेवोल्यूशन है वो उसकी स्पीड क्या है, जैसे कि 15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड या 30 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ये चीजें मेजर करी जाती हैं कार बनाते समय। बट यहां पर अभी हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री में रेवोल्यूशन इतनी काम की चीज नहीं है। जो दूसरे कॉमन यूनिट्स हैं, 2 कॉमन यूनिट्स है सबसे ज्यादा जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं, वो है रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री मेजर की। अगर कोई रे है वो घूमना स्टार्ट करती है, रोटेशन स्टार्ट करती है और रोटेट होते हुए वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाती है, तो उसका मेजरमेंट हम कहते हैं 360 डिग्री का। ठीक है, इसका मेजरमेंट हम कहते हैं 360 डिग्री का। अगर मैं इस पूरे रोटेशन को या फिर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को डिवाइड कर देता हूं 360 पार्ट्स में, और कोई भी एक पार्ट बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं और कोई भी एक पार्ट पकड़ता हूं, तो उस एक पार्ट का मेजरमेंट हो जाएगा 1 डिग्री का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का है, बट अगर मैं इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 1 डिग्री का मेजरमेंट मिल जाएगा, तो हमारा एंगल हो जाएगा 1 डिग्री का। अब इस डिग्री को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और मिनट्स को हम किस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से एक डैश लगा देते हैं ऊपर, ये हो जाएगा मिनट्स का सिंबल। और अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो यानी कि अगर मैं 1 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दूं, इतना डिग्री लूं, तो मुझे 1 मिनट मिल जाएगा। यहां पर 1 मिनट मैंने इस तरीके से लिख दिया है। फर्दर मिनट्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं सेकंड्स में, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये थोड़ा क्लॉक की तरह ही है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ऐसे 2 डैश लगा दिए या डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, तो ये हमारा सेकेंड्स को डिनोट करने का सिंबल हो गया। और अगर मैं 1 मिनट को 60 से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि 1 मिनट का 60th पार्ट लेता हूं, तो मुझे 1 सेकेंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमें कुछ चीजें यहाँ पे पता चली, जैसे कि 360, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है, उसका 360th पार्ट कर दें, यानी कि 360 से डिवाइड कर दें, तो हमें 1 डिग्री मिल जाएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। यहां पर मैंने कुछ एंगल्स बनाए हैं और उनका मेजरमेंट लिखा है। इस एंगल में रे ने पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करा है, इसका मेजरमेंट हो गया 360 डिग्री का। हाफ रेवोल्यूशन करा है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री का। यहां पर वर्टेक्स है O, यहां पर रोटेशन स्टार्ट हुआ और ऐसे घूमते हुए यहां पर आके रुक गया, इसका मेजरमेंट है 270 डिग्री। यहां पर रे OA
इसने रोटेशन स्टार्ट करा, एक रोटेशन कंप्लीट करते हुए ये थोड़ा आगे निकल गई और इसका पूरा मेजरमेंट हो गया 420 डिग्री, यानी कि 360 जो कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है उससे भी ज्यादा ही निकल के 420 डिग्री बनाती है। और यहां पर एक नेगेटिव एंगल बनाया हुआ है नीचे की तरफ, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने रोटेशन किया है तो ये -30 डिग्री बना रही है। तो ये हो गया हमारा डिग्री मेजरमेंट, यानी कि हम एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं रेडियन मेजर। अगर मैं एक सर्कल लेता हूं 1 यूनिट रेडियस का, यानी कि मैं इसमें सेंटर मार्क कर देता हूं O, और इसका रेडियस 1 यूनिट लिया है, और यहां पर एक लेंथ आर्क की लेंथ ले लेता हूं मैं 1 यूनिट की। ठीक है, एक आर्क ले ली मैंने, इसकी लेंथ ले ली मैंने 1 यूनिट। अब ये जो आर्क है, यानी कि एक यूनिट सर्कल में, यूनिट रेडियस के सर्कल में एक यूनिट लेंथ की मैंने आर्क ली, और ये जो एक एंगल फॉर्म करेगी इस पर सेंटर पर फॉर्म करेगी उसको हम कहते हैं 1 रेडियन एंगल। ठीक है, उसका मेजरमेंट होता है 1 रेडियन। अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखूं तो वो इस तरह होगी, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इज कॉल्ड 1 रेडियन। यानी कि एक एंगल सबटेंड हो रहा है, कहां पर हो रहा है, सेंटर पर हो रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल कैसा है, उसका रेडियस 1 यूनिट है, और एंगल सबटेंड कौन कर रहा है, एक आर्क कर रही है जिसकी लेंथ है 1 यूनिट। ठीक है, तो एक 1 यूनिट लेंथ की आर्क अगर यूनिट सर्कल यानी कि 1 यूनिट के रेडियस के सर्कल पर उसके सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है तो उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। अब ये 1 यूनिट कितना भी हो सकता है, आप कितना भी ले सकते हैं, यानी कि जो भी आप यूनिट ले रहे हैं वो रेडियस और उस आर्क की लेंथ दोनों की बराबर होनी चाहिए। 1 यूनिट से बस यही मतलब है। कुछ और एग्जांपल्स लिए मैंने, जैसे कि यहाँ पर ये सर्कल बनाया है, ये भी यूनिट सर्कल है, सभी यूनिट सर्कल्स मैंने बनाए हैं। यहाँ पर आर्क की लेंथ ली है 1 यूनिट, लेकिन एंगल का डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज लिया है, तो इसका मेजर हो जाएगा 1 रेडियन, लेकिन ये रेडियन नेगेटिव में होगा। ठीक है, एंगल नेगेटिव होगा। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया है, आर्क की लेंथ 1/2 ली है। ठीक है, तो एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो भी 1/2 रेडियंस होगा। इसमें मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया है और आर्क की लेंथ 2 यूनिट्स लिए, तो हमारा एंगल का मेजरमेंट हो गया -2 रेडियंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कहां पर नेगेटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, ये जरूर ध्यान रखना है। दूसरी चीज, रेडियन मेजर में आपका जो रेडियस है वो 1 यूनिट का है, और जितनी भी आपकी लेंथ होगी आर्क की उतना ही मेजरमेंट हो जाएगा आपका एंगल का। अब हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। ये होता है फॉर्मूला सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का, यानी कि पूरे कंप्लीट राउंड का जो लेंथ होता है सर्कल का वो 2πr होता है। बट अगर सर्कल यूनिट सर्कल होगा जिसका रेडियस होता है 1 यूनिट्स, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2π, क्योंकि r तो चला जाएगा, r की जगह 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं या कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट हो जाएगा, उसकी लेंथ हो जाएगी 2π, तो उसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा 2π रेडियंस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जितनी ही आर्क की लेंथ होगी उतना ही मेजरमेंट होगा एंगल का। अब हमारे आर्क की लेंथ एक पूरे सर्कल की लेंथ हो गई 2π, तो हमारे 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मेजरमेंट क्या हो गया 2π रेडियंस। सो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियंस। अगर मैं एक पूरे सर्कल की बात करता हूं, यहां पर एक सेंटर लेता हूं, एक रेडियस बना दिया OA, और अगर मैं इसके पूरे रेवोल्यूशन की बात करता हूँ, एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, पूरा रेवोल्यूशन हो गया, तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा 2π रेडियंस। जैसे कि आपने डिग्री मेजर में देखा कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है, इसी तरीके से रेडियन मेजर में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2π रेडियंस का होता है। मैंने आपको ये बताया कि हमारा 1 रेडियन कितना होता है, बराबर लेंथ की हम रेडियस लेते हैं और बराबर लेंथ की अगर हम आर्क लेते हैं तो वो आर्क सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करती है उसको हम 1 रेडियंस कहते हैं। और मैंने ये भी बताया कि 1 यूनिट हमारा कितना भी हो सकता है। तो अब एक जनरल सेंस में मैं बात करता हूं कि मैं एक सर्कल लेता हूं और उस सर्कल का रेडियस मैं 1 यूनिट ना लेकर r यूनिट्स लेता हूं। ठीक है, ये O सेंटर बना दिया, और इसका जो रेडियस मैं लेता हूं वो r रेडियंस का लेता हूं, और यहां पर जो मैं आर्क मेजर करता हूं वो भी r लेंथ की है। ठीक है, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा सेंटर पर, ये भी r हो जाएगा, रेडियस है ना,
ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये जो फॉर्म होगा ये हमारा हो जाएगा 1 रेडियंस का। ठीक है, मैंने आपको बताया ये क्लियरली कि रेडियस और आर्क की अगर सेम लेंथ होगी तो वो जो एंगल फॉर्म करेंगे सेंटर पे वो 1 रेडियन होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमेशा 1 यूनिट हो, वो कितना भी हो सकता है, बस बराबर होना चाहिए दोनों को। इसका मतलब ये है कि अगर लेंथ ऑफ आर्क हमारी r है, यहाँ पर r मैंने लिया, तो हमारा एंगल कितना बन रहा है, 1 रेडियंस का बन रहा है। ठीक है, बट अगर लेंथ ऑफ आर्क मैं 1 यूनिट्स की ले लेता हूँ, r की जगह मैंने 1 यूनिट्स कर दी, तो एंगल कितना बनेगा, r ये डिवीजन में आ जाएगा, है ना, तो 1/r रेडियंस का बनेगा। तो अगर मैं 1 यूनिट की यानी कि 1 यूनिट लेंथ की मैं आर्क ले रहा हूँ और रेडियस मेरा r है, तो एंगल कितना बन जाएगा, 1/r रेडियंस का। बट अगर मैं आर्क अपनी चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, l यूनिट्स की मैं ले रहा हूँ, अब कोई भी l यूनिट्स कितना भी हो सकता है, 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स, तो मैं उसको l मान ले रहा हूँ, तो एंगल कितना हो जाएगा, इसको हम l से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा l/r रेडियंस। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर मैं कोई सर्कल लेता हूँ r रेडियंस का और उसमें एक आर्क लेता हूँ l, तो हम ये बोल देंगे कि वो l/r रेडियंस का एंगल फॉर्म करेगा। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है। हमारा सर्कल r रेडियंस का है, उसकी आर्क की लेंथ l है और एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ, तो मुझे फॉर्मूला मिलता है कि एंगल इज इक्वल टू l/r, यानी कि थीटा इज इक्वल टू l/r। ये एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखा जाए तो ये हो जाएगा l इज इक्वल टू r इंटू थीटा, l इज इक्वल टू r थीटा। अगर हम इसको वर्ड्स में लिखें तो ये इस तरीके से होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या फिर आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होगा। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क दी होगी, रेडियस दिया होगा, तो आप एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर आपको एंगल दिया होगा, रेडियस दिया होगा, तो आप उससे लेंथ निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से आपको लेंथ या थीटा दिया हुआ, एंगल दिया है, तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। आपको कोई भी 2 चीज दी हुई है तो आप किसी तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला या कोई भी आइडेंटिटी जो हम पढ़ते हैं उसका मेन पर्पस यही होता है कि उसका यूज करके हम किसी एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें बाकी सारी चीजें दी हुई हैं। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। तो रेडियन और रियल नंबर्स के बीच में हमें एक रिलेशन बनानी है। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 ये हो गए पॉजिटिव नंबर्स, ये हो गए नेगेटिव नंबर्स, सभी रियल नंबर्स हैं इस पर जो भी होंगे। रेडियंस क्या हो गया, एंगल का मेजरमेंट। तो अगर मैंने ये एक एंगल बनाया है, सर्कल बनाया है 1 यूनिट का, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस है, और यहाँ पर ये एक एंगल सबट्यू हो रहा है, और आर्क की लेंथ लिए मैंने 3 यूनिट्स, कुछ भी हम ले सकते हैं, मैंने बस मान ली कि 3 यूनिट्स है आर्क की लेंथ। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट सर्कल जो होता है उसमें जो भी आर्क की लेंथ होगी वही उसका एंगल का मेजरमेंट होगा, या जो भी एंगल का मेजरमेंट होगा वही उसकी आर्क की लेंथ होगी। यानी कि अगर आर्क की लेंथ 3 यूनिट्स है तो हमें 3 से जो एंगल का मेजरमेंट मिला वो है 3 रेडियंस। अगर आर्क की लेंथ कुछ और मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, तो मुझे एंगल का मेजरमेंट भी उतना ही मिल जाएगा। यानी कि हर रियल नंबर, ये 3 को मैं इस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, तो कोई भी नंबर अगर मैं लेता हूं उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर रियल नंबर के लिए मेरे पास एक एंगल होगा, ठीक है, यानी कि एक रेडियन होगा। उल्टा अगर मैं कहूं, इसका वाइसी वर्सा कहूं, तो जो भी एंगल मैं लेता हूं उसके लिए एक आर्क की लेंथ फॉर्म होगी। अगर मैं 3 रेडियंस का एंगल लेता हूं तो आर्क की लेंथ मेरी 3 यूनिट्स हो जाएगी। यानी कि हर एक एंगल के लिए मेरे पास एक रियल नंबर होगा जिसको मैं नंबर लाइन पर मार्क कर सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि हर एक एंगल यानी कि हर एक रेडियन के लिए हमारे पास एक रियल नंबर है, और हर एक रियल नंबर के लिए हमारे पास रेडियन है। For every real number there is a radian measure and for every radian measure there is a real number। तो बस इतना ही था इस टॉपिक में। तो आज हमने एंगल्स की बात करी, डिग्री मेजर पढ़ा, रेडियन मेजर पढ़ा, उनके बारे में जाना। 360 डिग्री पर एक रेवोल्यूशन बनता है। 1 डिग्री को आगे अगर आप फर्दर डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। रेडियन मेजर में हमने ये देखा कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस का होता है। रेडियन क्या होता है, एक यूनिट सर्कल लेते हैं, यूनिट रेडियस का सर्कल लेते हैं, यूनिट लेंथ की ही हम आर्क लेते हैं, और वो आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाती है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। इसके साथ में हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ लिया कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जो कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे।
तो अब हमने एंगल को मेजर करने के दोनों यूनिट्स पढ़ लिए। रेवोल्यूशन के अलावा कौन से यूनिट्स थे? डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। इनके बीच में एक रिलेशन होती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ एग्जांपल्स करेंगे, जिसके बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स को जरूर पोस्ट करिए। ट्रिग्नोमेट्री एक थोड़ा अलग टॉपिक है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्टार्टिंग में ये ऐसे ही थ्योरी होती है इसमें ज्यादा, बाद में ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फीडबैक जरूर दें कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, ये वीडियो कैसी लग रही है। उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।